अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम ईकेट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। यानी इस यूनिट में हम रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स प्लस उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहले 3 पार्ट्स तो वीडियो लेक्चर्स होंगे और चौथा पार्ट जो होगा वो प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन होगा। तो पहले पार्ट के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर क्लासिफिकेशन, यानी नंबर को किस तरीके से फॉर्म किया गया है और उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसकी कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि नंबर्स को फॉर्म किस तरीके से किया गया है। तो नंबर्स को फॉर्म करने के लिए डिजिट्स को यूज़ किया गया है। डिजिट्स बेसिकली क्या है? डिजिट्स सिंबल्स हैं जिनकी मदद से नंबर्स को फॉर्म किया जाता है। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो डिजिट्स कहलाते हैं, जिनकी मदद से नंबर्स को क्रिएट किया गया है। अब इन डिजिट्स की मदद से जो सबसे पहले नंबर्स क्रिएट किए गए, जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कहलाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन नेचुरल नंबर्स को सबसे पहले इंसानों ने काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया। तो वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। 1, क्योंकि काउंटिंग हम किसी चीज़ की जो करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस लिहाज से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन तमाम नेचुरल नंबर्स को अगर एक सेट में रख दिया जाए तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो ये पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। तो बहरहाल नाम के हिसाब से जहन में रख लें कि नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर से आगे चलते हैं। तो जब नेचुरल नंबर में एक और डिजिट हमने ऐड कर दिया 0 का, तो अब ये तमाम जो पूरे नंबर्स बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स बेसिकली W से ज़ाहिर किया जाएगा उसका सेट। तो W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जहाँ तक गिनती जारी है। इन तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? जब होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, वही जो नेचुरल नंबर पॉजिटिव थे, सेम उसी तरह के नंबर माइनस की लिस्ट भी अगर इसमें शामिल कर दी जाएगी, तो इन तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो कंप्लीट क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और इन तमाम नंबर्स को एक सेट में रख दिया जाएगा तो वो कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप गौर करेंगे तो 0 से आगे जितने भी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स सेम नेचुरल नंबर्स हैं, तो इस वजह से नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और अगर आप दूसरी चीज़ देखेंगे, इसके अंदर गौर करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि तमाम की तमाम जितनी भी गिनती है, 0 प्लस का 1, 2, 3 माइनस का 1, 2, 3, वो सारा का सारा इसके अंदर कवर हो गया। यानी अब जो इनके अलावा बाकी नंबर्स रह गए हैं वो ऐसे नंबर्स होंगे जो इनके दरमियान में होंगे, जो पॉइंट्स या अपॉन की फॉर्म में होंगे। तो जो नंबर्स डायरेक्टली नज़र आए, जो पॉइंट या अपॉन की फॉर्म में नंबर ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई एक सेट है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग अलग शो करना है तो उसके हिसाब से उसका जो सेट बनेगा वो उसके नाम के ऊपर प्लस या माइनस आएगा। जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कहलाएगा वो Z प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ इक्वल टू Z माइनस इज इक्वल टू -1, -2, -3 सो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का मामला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आकर हमने ऐसे नंबर्स पढ़ने हैं जो इन इंटीजर्स के दरमियान आते हैं, जो अपॉन या पॉइंट्स की फॉर्म में होंगे। तो इससे अगली जो डेफिनेशन है वो क्या है? रैशनल नंबर्स से रिलेटेड है। अब रैशनल नंबर्स जो है वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स प्लस, यानी पिछले जितने भी आए हैं वो सारे के सारे भी इसके अंदर आ गए। आप गौर करेंगे तो शुरू से ऐसा ही हुआ। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर लिखा, फिर नेचुरल नंबर में 0 ऐड हुआ तो होल नंबर हो गया। फिर होल नंबर के अंदर हमने नेगेटिव इंटीजर्स ऐड किए तो इंटीजर्स कंप्लीट आ गए। अब इंटीजर्स के दरमियान इंटीजर्स भी शामिल हैं, प्लस उनके दरमियान जो है हमने ऐसे नंबर्स ऐड कर दिए जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हों। तो ये जो तमाम के तमाम नंबर्स कहलाएंगे वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे।
ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, 1/2, -3/4, 9/7, जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे, और इनके साथ वो भी तमाम नंबर्स जो पहले इंटीजर्स जा चुके हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अगर इन तमाम को एक सेट के अंदर हम रख दें तो उस सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि ये ऐसे नंबर्स हैं कि जो इनको दरमियान में हम तमाम वैल्यूज़ को अब हम कम्प्लीटली फिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसके रैशनल नंबर के सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी जिस तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, इस तरीके का रैशनल नंबर का सेट नहीं बनेगा। क्योंकि अगर 1 और 2 की ही मिसाल लें, दो इंटीजर्स हैं करीब तरीन 1 और 2 हैं, तो इन दोनों के दरमियान भी जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपॉन की वैल्यूज़ आएंगी, तो इसलिए रैशनल नंबर के सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते। तो क्योंकि प्लस की भी वैल्यूज़ हैं, माइनस की वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में भी अपॉन वाली तमाम वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी इसी तरीके से क्यू प्लस और क्यू माइनस के हिसाब से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स जो है उनके भी सेट्स अलग अलग बनाए जा सकते हैं। अब इसको फर्दर क्लियर करने के लिए एक पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम हर किस्म के नंबर को चूँकि पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, यानी रैशनल नंबर्स को जब भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, चाहे अपॉन के हों चाहे किसी भी फॉर्म के हों, तो उनको जब भी हम पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट्स की फॉर्म में ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले किस में डिवाइड होगा, इंटीजर्स में डिवाइड होगा। कि मिसाल के तौर पे 10/5 लिखा हुआ है, 10/5 कैंसिल होकर वैल्यू 2 आ जाएगी। -9/3 लिखा हुआ है तो -9/3 कैंसिल होकर -3 आ जाएगा। तो ये भी तमाम अपॉन के जितने भी इंटीजर्स हैं ये भी अपॉन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस लिहाज से पहला ग्रुप हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स का मिलेगा। दूसरा जो हमें इसके अंदर ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना। अब जो जिसका आंसर, जिन अपॉन वाली वैल्यूज़ का आंसर इंटीजर नहीं आ रहा, तो लाजमी है कि उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो डेसिमल प्लेसेस में दो जो है रैशनल नंबर के अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली ये कि वो अपॉन वाली वैल्यू जब पॉइंट्स पे कन्वर्ट हो तो पॉइंट के 1 डिजिट या 2 डिजिट या 4 डिजिट या 5 यानी कुछ डिजिट बाद जो है वो नंबर लाजमी ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी मिसाल है 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25 या 5/8 इज़ इक्वल टू 0.625, 1/1000 इज़ इक्वल टू 0.001। पॉइंट के कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। या और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कंटेनिंग रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स सच एज 1/3 इज़ इक्वल टू 0.333 सो ऑन। तो ऐसे डेसिमल्स भी रैशनल नंबर के अंदर शामिल हैं जो अपॉन की फॉर्म में जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो डेसिमल फॉर्म तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, टर्मिनेटिंग नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जो ब्लॉक बनेगा वो रिपीटिंग होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 सिंगल डिजिट का ब्लॉक बनता है और आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर 2 डिजिट का ब्लॉक है जो आगे चलता जा रहा है, 0.545454। तो बहरहाल 2 का हो चाहे 4 का हो या 6 का हो, कुछ डिजिट्स का ब्लॉक हो जाए जो डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये भी सारे के सारे जो हैं ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि अपॉन का कोई भी किस्म का नंबर होगा, चाहे कितना ही आसान या कितना मुश्किल होगा, वो लाजमी रिपीटिंग ब्लॉक्स बनाएगा। भले वो रिपीटिंग ब्लॉक 8 या 10 या 12 डिजिट्स का हो, लेकिन वो लाजमी जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं अपॉन की फॉर्म में, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए या इंटीजर्स आ गए, मैं अकेले सिंपल 5 की बात करूं तो हम ये पढ़ते हैं, ये भी अंडरस्टूड है कि 5 इज़ इक्वल टू 5/1। तो जितने भी अपॉन के नंबर्स हैं, चाहे इंटीजर्स हों चाहे डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट होने वाले हों, वो सारे के सारे जो हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे एक ख़ास एक सेट आया और उस सेट में कुछ वैल्यूज़ ऐड हो गई। तो ऐड होने के बाद जो है हमारे पास एक नया नंबर आता गया, नेचुरल नंबर आया। फिर उसके बाद 0 ऐड किया तो होल नंबर आ गया। फिर नेगेटिव इंटीजर्स उन्हीं के अंदर ऐड किए तो फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को भी शामिल किया और उनके दरमियान अपॉन वाली वैल्यूज़ को भी शामिल कर दिया, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ गया। अब फिर इसके बाद जो है इसका रैशनल नंबर्स का अपोजिट आ गया, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो ये इस लिहाज से जो है ये कौन सी कैटेगरी है, जब भी इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहली बात तो ये है कि ये भी नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन रैशनल नंबर से इसका फ़र्क क्या है, इसमें किसी किस्म का किसी डिजिट्स का ब्लॉक नहीं बनेगा। यहाँ पर जितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, उसमें किसी किस्म का कोई रब्त नहीं होगा। अब इसकी मिसालें क्या हैं, इसकी मिसालें अंडर रूट की जितनी वैल्यूज़ जो रूट से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकलती हैं, वो सारी की सारी कैटेगरी जो है वो इर्रेशनल नंबर्स में आ जाती है। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, पाई हो गया, यूलर्स नंबर ई हो गया और पाई बाय 2 हो गया। ये पाई बाय 2 मैंने यहाँ पर इसलिए शो किया है कि आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर जो है पाई बाय 2 अपॉन की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज़ इक्वल टू p अपॉन q, यानी अपॉन की फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होना चाहिए, लाजमी इंटीजर्स होने चाहिए। तो अपॉन के ऊपर भी इंटीजर हो और अपॉन के नीचे भी इंटीजर हो, लेकिन नीचे जो q है वो इज़ इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू फिर अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अपॉन की फॉर्म में भी ये लाजमी है रैशनल नंबर्स के अंदर कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से चूँकि आप पाई बाय 2 में देखेंगे तो नीचे तो चले इंटीजर है लेकिन ऊपर इंटीजर नहीं है, तो इस लिहाज से ये भी नंबर किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर्स में आएगा। तो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, इर्रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, तो इसके सेट को जो है आई से ज़ाहिर किया जाता है और बिल्कुल रैशनल नंबर्स की तरह यहाँ इक्वल टू था, यहाँ पर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू का निशान आ गया। बाकी ये पूरी डेफिनेशन उसी तरीके से आ गई और ये भी पॉइंट डिफाइन हो गया कि इनके भी जब भी हम पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल्स आते हैं विच डू नॉट कंटेन दी रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स। अब आता है इसके बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है तमाम जितने भी हमने रैशनल नंबर्स पहले पढ़े थे उनके साथ जब इर्रेशनल नंबर्स भी शामिल कर दें तो अब ये जो टोटल नंबर्स आएंगे किसी भी सेट के अंदर वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर अब डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टोटल 4 कैटेगरीज आ गई। कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, पहली कैटेगरी इंटीजर्स की आ गई, यानी 0 भी आ गया, प्लस का 1 2 3 भी आ गया और माइनस का 1 2 3 भी आ गया। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की आ गई, अपॉन वाली वो वैल्यूज़ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी ख़त्म होने वाले डेसिमल्स की फॉर्म में आती है, कैटेगरी नंबर 2 वो हो गई। कैटेगरी नंबर 3 क्या थी, जिसमें रिपीटेड ब्लॉक्स थे, उसमें कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन रिपीटेड ब्लॉक उसके अंदर आता जा रहा था। लेकिन वो ये तीनों कैटेगरी जो भी मैंने बताई ये सारे के सारे रैशनल थे और वो भी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं वो भी सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। चौथी कैटेगरी ये आ गई। तो ये चारों कैटेगरीज, रैशनल की 3 कैटेगरीज और चौथी जो है इर्रेशनल की कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज को अगर एक सेट के अंदर रख दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आकर जो है रियल नंबर्स का पूरा मामला कंप्लीट हो गया। इसको रियल नंबर क्यों कहते हैं, रियल नंबर इसी वजह से कहते हैं कि वो तमाम नंबर्स जो हमारे जहन में आ सकते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। अगर आप सोचेंगे कोई भी नंबर आप जहन में लाएंगे तो जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं इसी के अंदर ही कोई किसी न किसी कैटेगरी में वो फॉल करेगा, चाहे अंडर रूट की फॉर्म में हो, चाहे किसी ऑपरेटर के फॉर्म में हो, चाहे आप साइन 35 कह लें, साइन 30 कह लें, किसी नंबर का लॉग निकाल लें, जब भी उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं 4 कैटेगरीज में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस लिहाज से जितने भी नंबर्स हमारे जहन में हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आ गया इमेजनरी नंबर्स का। इमेजनरी नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स का अपोजिट हो गया। इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हमारे जहन में नहीं आ सकते और उनकी फॉर्म क्या होती है, अब उनकी एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ सामने नज़र आ रहा है, एक वैल्यू लिखी हुई है आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1।
यानी अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू माइनस की फॉर्म में आ जाती है तो उसका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते। जब नहीं निकाल सकते तो वो वैल्यू हमारे जहन में नहीं आ सकती, तो इस वजह से उस नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, इमेजनरी नंबर का नाम दे दिया। तो जितने भी नंबर्स एक्स आयोटा, एक्स कोई भी वेरिएबल है, कोई भी रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर के साथ ये आई आ जाए जिसको हम क्या कहते हैं, टर्म एस आयोटा कहते हैं, तो ये जब फॉर्म बन जाएगी तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आयोटा, 3 आयोटा, -5 आयोटा, 2/3 आयोटा, पाई आयोटा। यानी आयोटा तो लाजमी हमारे पास आएगा, लेकिन इसके साथ जो होगा उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट रियल पार्ट होगा। तो इस लिहाज से जो है ये जितने भी नंबर्स कहलाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, इमेजनरी नंबर्स जो है उसके सेट को जो है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, आसानी से जो ज़ाहिर करते हैं वो है आई आर, यानी आयोटा आर। तो आर जो है कोई भी रियल नंबर होगा और उसके साथ लाजमी आयोटा लगा हुआ होगा, तो ये जो नंबर्स कहलाएंगे ये इमेजनरी नंबर्स कहलाएंगे। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1 है तो देयरफॉर अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब सिर्फ आप -1 पे गौर करेंगे तो ये तो इंटीजर है, इसका मतलब, और इंटीजर जो है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो आयोटा स्क्वायर इमेजनरी नंबर नहीं है, आयोटा स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर है तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमारे जहन में है। तो यहाँ के हिसाब से एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी भी सवालात सॉल्व करते हुए कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया तो उसकी वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उस वक्त ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो दस व्हेन एन इमेजिनरी नंबर इज स्क्वायर्ड द नंबर बिकम्स अ रियल नंबर। फिर इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स जो है जितने भी अभी हमने रियल नंबर्स की कैटेगरी, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज थी, रैशनल की 3 कैटेगरीज प्लस इरेशनल वो भी इसके अंदर आ गया, तमाम के तमाम इमेजनरी नंबर्स वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, प्लस कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर्स। यानी रियल नंबर भी एक नंबर है, इमेजनरी नंबर भी एक नंबर है। जब उन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई एक टर्म नहीं बनती, क्योंकि आयोटा वाला नंबर जो है वो रियल वाले नंबर में ऐड नहीं हो सकता, तो इस वजह से वो पूरा नंबर कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर बन जाता है। मिसाल के तौर पे रियल नंबर्स की अगर हम कैटेगरी लिखेंगे, 5 है, -8 है, 2/7 है, √6 है, पाई है, ये तमाम रियल नंबर्स आ गए। इसी तरीके से इमेजनरी नंबर्स देखें, -9 आयोटा आ गया, 4 आयोटा आ गया, ये इमेजनरी नंबर आ गया। और यहाँ देखिए ये 2 एग्जांपल्स इन दोनों की कंपोजिशन के हैं कि 2 + 3 आयोटा। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ये 2 नंबर्स, ये एक ही नंबर है, 2 + 3 आयोटा, 2 को 3 आयोटा में ऐड किया गया है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर सिंगल टर्म नहीं बना सकते। इसी तरीके से 5 - 7 आयोटा, तो इन नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं और जितने भी इन दोनों की कंपोजिशन से बनते हैं, ये तमाम के तमाम नंबर्स अगर किसी एक सेट में डाल दिए जाएं तो उस सेट को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। और कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट्स को किससे ज़ाहिर किया जाता है, सी से ज़ाहिर किया जाता है। अब आइए इसी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है इसको दूसरे अंदाज से देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हम शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर जब हमने 0 ऐड किया तो वो होल नंबर्स बने। फिर होल नंबर्स के अंदर जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स शामिल किए तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ जो है हमने फ्रैक्शंस को ऐड किया तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर बन गए। फिर रैशनल नंबर के अंदर जब हमने इरेशनल नंबर्स को शामिल किया तो वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स बन गए। और रियल नंबर्स के साथ जब इमेजनरी नंबर्स को शामिल किया तो कम्प्लीटली हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसको दूसरे वे में हम किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं जो हमारे जहन में आ सकते हैं और जो हमारे जहन में नहीं आ सकते, तमाम के तमाम नंबर्स को अगर किसी सेट में शामिल कर दिया जाए तो वो जो सेट कहलाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की 2 कैटेगरीज हैं, एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजनरी नंबर है। ये पूरा ब्लॉक जो है ये कंप्लीट रियल नंबर का है और ये दूसरा ब्लॉक जो है ये इमेजनरी नंबर्स का है। फिर रियल नंबर के ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कि उसको फिर 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर्स और
इर्रेशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो कहलाते हैं जिनको हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी फिर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी इंटीजर्स की कहलाती है और दूसरी कैटेगरी फ्रैक्शंस की कहलाती है। फिर फ्रैक्शन के अंदर भी दो किस्म के कैटेगरीज़ आती हैं। पहली कैटेगरी वो जिनको हम अपॉन को पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं, और दूसरी वो जिसको हम अपॉन से पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बनते हैं लेकिन उसमें रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो फिर इस इंटीजर्स के अंदर फिर होल नंबर्स आ जाते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स निकाल दें, 0 और प्लस का 1 2 3 आ जाए तो वो होल नंबर कहलाएगा, और होल नंबर से अगर 0 को भी निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर्स के जितने भी नंबर हैं उनकी डायरेक्ट पहचान ये है कि उनके साथ आयोटा नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर की पहचान ये है कि उनके साथ आयोटा आता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, लेकिन आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी नज़र आएगा तो फ़ौरन हमने अगले ही स्टेप में उसकी वैल्यू -1 पुट कर देनी है। और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और उन दोनों की कंपोजिशन से जितने भी तमाम नंबर्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो ये थी नंबर क्लासिफिकेशन। तो आइए अब इससे रिलेटेड जो है MCQs करते हैं। अब ये पहला MCQ क्या है, √25 इज़ (n) नंबर, यानी ये हमने मालूम करना है कि √25 कौन सा नंबर है, आया ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके साथ कोई हमें आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर की दो कैटेगरीज इसने शो की हुई हैं, रैशनल और इर्रेशनल। तो इन दोनों के दरमियान का फ़र्क हमें पता होना चाहिए। तो इन दोनों में दरमियान में मेन फ़र्क जो है वो क्या है कि जब भी इन दोनों में से जिसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो पॉइंट्स पे कन्वर्ट करने से ऐसा नंबर आ जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसमें किसी भी डिजिट्स का जो है वो ब्लॉक्स नहीं बन रहा हो, तो वो तो इर्रेशनल नंबर होगा। बाकी अगर जो भी कैटेगरीज़ हैं वो सारी की सारी रैशनल के अंदर आ जाती हैं। अब √25 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा, और 5 एक इंटीजर है और इंटीजर जो है रैशनल की कैटेगरी में आता है, तो इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। फिर इसी तरीके से MCQ नंबर 2 है 6.14343343 सो ऑन इज़ (n) नंबर। तो ये भी नंबर इस तरह का है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसमें रिपीटेड ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, तो ये भी जो नंबर कहलाएगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। फिर इसी तरीके से पाई इज़ (n) नंबर, तो इसके बारे में भी इसने इसी तरीके से पूछा कि पाई कौन सा नंबर है। तो पाई जो है वो कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट करके हम पाई का जब भी बटन दबाते हैं तो वहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती है वो एक ऐसा नंबर होता है पॉइंट्स की फॉर्म में जिसके अंदर नॉन रिपीटिंग पार्ट होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ है 22/7 इज़ डैश नंबर। तो 22/7 ये अपॉन की फॉर्म में एक नंबर है जिसमें नुमरेटर में क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर दिया हुआ है। तो जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में हो और नुमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ है आयोटा स्क्वायर इज़ डैश नंबर। तो आयोटा तो खुद इमेजिनरी नंबर है लेकिन आयोटा स्क्वायर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। तो -1 चूँकि रियल नंबर है और रियल के अंदर भी रैशनल की कैटेगरी में आता है, तो इस लिहाज से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ है √-16 इज़ डैश नंबर। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से माइनस जब भी बाहर निकलता है तो वो आयोटा बनाता है। तो इस लिहाज से जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर इसके बाद MCQ नंबर 7 है 5 + 3 आयोटा अपॉन 2 इज़ डैश नंबर। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दो नंबर्स कंबाइन होकर एक नंबर इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उसका एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी है। तो जिस नंबर के अंदर सम की फॉर्म में इमेजिनरी और रियल पार्ट ऐड हो रहे हों तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस लिहाज से इस MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर हमने जो है वो कंप्लीट
जो इसकी क्लासिफिकेशन थी नंबर्स की उसको हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करके इसको कंक्लूड करते हैं। अब एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें हम साइन को डिसरिगार्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम 5 का मॉडुलस निकालें या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो उस लिहाज से उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी। और -5 का भी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोनों में अगर आप गौर करेंगे आपको ये नज़र आएगा कि दोनों में इसने साइन को डिसरिगार्ड कर दिया है। चाहे पॉजिटिव वैल्यू का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें या नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो हमेशा जो उसके अंदर कांस्टेंट होगा वो ही इसकी वैल्यू आती है। तो जब हम यूनिट नंबर 3 में मॉडुलस इक्वेशंस करेंगे तो ये चीज़ और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर विदाउट रिगार्ड टू इट्स साइन। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ अ रियल नंबर। फिर इसके बाद जो है क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। तो सिर्फ हमने ये लफ्ज़ फ्रैक्शंस पढ़ा था लेकिन उसके टाइप्स को डिस्कस नहीं किया, तो मैंने समझा इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लें। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या हैं, पहला कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है। जिस तरीके से ये वैल्यू है 2/7 है, -4/5 है, ये सारे के सारे इसमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। जब भी इस पर हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं तो उस पर हम साइन को डिसरिगार्ड करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन ये हो जाएगी कि हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी होती है। ये जो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन यहाँ पर बताई है इसका मकसद ही यही था कि यहाँ पर मैं ये टर्म यूज़ करूँगा कि ये हमने -4/5 में ये ज़हन में नहीं रखना है कि -4 और 5 से छोटा होता है। तो हमने वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को देखना होता है और साइन को डिसरिगार्ड करना होता है। अब मिसाल के तौर पे ये ज़्यादा क्लियर नेक्स्ट में हो जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे 3/2 -5/4। अब यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि -5 तो 4 से छोटा होता है, तो इस लिहाज से एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, साइन को हमने डिसरिगार्ड करके सिर्फ उसकी जो एब्सोल्यूट या मॉड वैल्यू है वो हमने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर 5/4 के हिसाब से न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मुकाबले में छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मुकाबले में बड़ा होता है। फिर इसी तरीके से एक कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो पावर ऑफ 10 के हिसाब से होगा। हमेशा 1 होगा और 1 के साथ जो है एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो आ जाएंगे। 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा, इस तरीके से वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इसको चूँकि डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है, सिर्फ पॉइंट्स ऊपर लग जाएंगे, तो इस लिहाज से इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 की फॉर्म में नहीं है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, वुल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। 3/4, 11/20, 20 जो है वो 10 का मल्टीपल तो है लेकिन पावर की फॉर्म में नहीं है। तो इस लिहाज से ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई है वो पावर ऑफ 10 यूज़ हुआ है, मल्टीपल ऑफ 10 यूज़ नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से डेसिमल और वुल्गर फ्रैक्शंस जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक और टर्म यूज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स नंबर कहते हैं या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 होल 3/5 है, 1 होल 1/4 है। तो इसमें ये पहला वाला लेफ़्ट वाला पार्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, एक होल नंबर नज़र आ रहा है और इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो ये पूरा नंबर मिलकर जो है ये क्या कहलाता है, मिक्स नंबर कहलाता है। तो मिक्स नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है कि इन दोनों को हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। फिर इसके बाद नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर जो चीज़ मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की और ना ही मैंने अभी तक शो की है, वो कुछ नंबर्स हैं, कुछ नेम्स हैं जो उसके अंदर हमें डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन वो चूँकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा तो इस वजह से मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। कि मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर्स या और दूसरे भी नंबर्स, उनके अंडर जो है वो इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं, प्राइम नंबर्स भी आते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से वो नंबर्स जो 1 और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17 सो ऑन, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। और ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरीके से 10 हो गया, 12 हो गया। ये सारे के सारे नंबर्स जो 1 और अपने अलावा बाकी दूसरों के टेबल्स में भी आ जाते हैं, तो इस लिहाज से उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। 0 और 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो बहरहाल यहाँ तक आकर तमाम जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स, उनकी क्लासिफिकेशन आकर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के तौर पे, जिसका टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़।